सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, एंड उसके रिस्पेक्ट में हमने फिर कुछ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करी थी जो हमने उससे लास्ट क्लास में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाए थे रे डायग्राम्स, उनके इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी। फाइन, आज हम QBAD थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, QBAD 3, जो कि कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड QBAD है। लेट्स सी, इसमें से भी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 19th। ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे इस QBAD 3 के। सो इस क्लास में हम सारे QBAD करेंगे एक्सेप्ट दीज 3। अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस को समझना है तो आपको इससे पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो लास्ट हमने 21 मार्च को डिस्कस करा था। फाइन, सो अब स्टार्ट करते हैं QBAD में क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 says that what is the nature of an image? What is the nature of an image by a concave mirror? By a concave mirror, if the magnification produced by a mirror is A, if magnification is +4, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर +4 मीन्स मैग्निफिकेशन जो है 4 का मतलब है कि इमेज का साइज 4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के। मैग्निफिकेशन 4 का मतलब क्या है? इमेज का साइज 4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के, 4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज के, तभी मैग्निफिकेशन 4 आती है। एंड प्लस का मतलब है कि इमेज जो है वो अपसाइड है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही अपसाइड होता है, प्लस का मतलब है इमेज भी अपसाइड है। अपसाइड का मतलब क्या होता है? इरेक्ट। अपसाइड का मतलब क्या होता है? इरेक्ट। तो अगर प्लस का मतलब है इरेक्ट और 4 टाइम्स, तो मैग्नीफाई होना इमेज का और इरेक्ट इमेज होना सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो नेचर ऑफ एन इमेज formed by a concave mirror in this case where magnification is +4 is virtual and erect. Fine. B part, magnification है -2। अगेन 2 नंबर का मतलब है, यहाँ पर 2 नंबर का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एंड नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव साइन होने का मतलब ये था कि इमेज अपसाइड है, तो नेगेटिव साइन होने का मतलब है इमेज डाउन साइड है, और इमेज अगर डाउन साइड है मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज का नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि अगर आपने लास्ट क्लास में देखा होगा तो मैंने एक बॉक्स बनवाया होगा इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। तो उसमें मैंने मैग्निफिकेशन की लिमिट्स बनवाई होंगी। तो मैग्निफिकेशन की लिमिट -1 से इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन की लिमिट -1 से -इन्फिनिटी आपको दिखेगी 4th केस में। किस केस में दिखेगी? 4th केस। 4th केस को जाके देख लीजिएगा आप, वहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, और मैग्निफिकेशन की इमेज लिमिट +4 मतलब मैग्निफिकेशन की लिमिट 1 से बड़ी और इन्फिनिटी के नीचे, ये दिखेगी आपको 6th केस में। स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही केस है जो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का था, 6th केस। फाइन, ऐसे भी अगर आप याद करें तो वहाँ से भी आपको याद हो सकता है। बट यस, जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ें नोट करवाई कि नंबर के साथ और प्लस एंड माइनस साइन के साथ, वो ज़्यादा बेटर तरीका है लर्न करने से अच्छा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इस रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। फाइन, जो हमें ये बताता है कि इमेज कितनी डिमिनिश्ड है या कितनी एनलार्ज्ड है। नंबर अगर 2, 3, 4 जैसे हैं तो वो एनलार्ज्ड है, नंबर अगर 0.5, 0.6 ऐसे नंबर्स हैं तो वो डिमिनिश्ड है, और नंबर अगर 1 जैसा है दैट मीन्स सेम साइज है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. That fill in the following blanks with the suitable words. A part, if the magnification has a plus sign. अभी हमने सीखा था if a magnification has a plus sign. You can see in question number 1, A part, if the magnification has a plus sign, then image is virtual and
erect. Image is virtual and erect. B part. If the magnification has a minus sign, just like in the first question, B part, if the magnification has a minus sign, then image will be real and inverted. Real and inverted. Fine. Now, question number 4. So question number 4 states that an object of size 7 centimeter, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. So now मैं अगेन इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं कुछ आउटकम्स लिख सकूँ. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है 7 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन अगर अभी तक आपने लर्न कर लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट बाय डिफॉल्ट हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव. बाय डिफॉल्ट हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव. प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, मतलब उसका डिस्टेंस दिया हुआ है पोल से 27 सेंटीमीटर, जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव. in front of concave mirror whose focal length is 18 सेंटीमीटर. क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, नेगेटिव 18 सेंटीमीटर. ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये लास्ट क्लास की नॉलेज से लिख रहा हूँ. किसी को अगर न्यूमेरिकल करते वक्त इसी पॉइंट पर, अभी हम वीडियो के 6th मिनट एंड 35th सेकेंड पे है, अगर इसी पॉइंट पर किसी को क्वेश्चन में ये प्लस और माइनस में कैसे पुट कर रहा हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ ये वीडियो ना देखे, इसी वक्त इस वीडियो को रोक दे, लास्ट क्लास की वीडियो को उठाए एंड वहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में जो भी मैं सिखा रहा हूँ, 2 स्लाइड्स हैं उसमें, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सिखाया होगा मैंने. वहाँ पर जो भी मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पर पहले उस साइन कन्वेंशन को देखे, वहाँ से उसको समझे, फिर वापस लौट के यहाँ पर आए, इसी वीडियो को यहीं से चालू करें. फाइन. मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी शुरू ही किया है जस्ट मैंने. न्यूमेरिकल में अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे मैं साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को यहीं रोक के पीछे जाएं, लास्ट वीडियो पे जाएं और वहाँ से साइन कन्वेंशन सीख के वापस आएँ, तब जाके न्यूमेरिकल करें. ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. फाइन. नाउ ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दे रखी थी 27 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आपको दे रखी थी 18 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मीन्स वो श्योर है कि जो इससे इमेज बनेगी, इस सिनेरियो में जो इमेज बनेगी वो एक रियल इमेज होगी. क्या होगी, एक रियल इमेज होगी. इसलिए उसने आपसे क्या पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, मतलब v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जहां पर स्क्रीन पुट करेंगे हम वहीं पर हमारी इमेज भी बनेगी. v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है. एंड फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लोग v निकालते हैं, फिर उसके आगे की बात बाद में करेंगे. नाउ 1/v plus 1/u is equals to 1/f. We know that. So 1/v is equals to 1/f minus 1/u. बेसिक फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला था ये मेरा. 1/v plus 1/u is equals to 1/f. उसके बाद मैंने 1/v को अकेले रखा और मैंने 1/f के पास माइनस कर दिया 1/u को. नाउ 1/v is equals to 1/f मीन्स 1/18, दैट टू इन माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1/18 एंड माइनस 1/u, u अपने आप में माइनस 27 है तो माइनस 1/u हो जाएगा प्लस 1/27. फाइन. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है इसका. सो 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम में आएगा हमारे 54 एंड 18 3 होता है 54 तो -3 ऊपर, 27 2 होता है तो +2 ऊपर, दैट इज -1/54, दैट इज -1/54. ये हमारा 1/v आया, तो v हमारा क्या आएगा रेसिप्रोकल होके -54. v हमारा क्या आएगा रेसिप्रोकल होके -54. इस क्वेश्चन को अभी तक सिर्फ मैंने एक ही पार्ट सॉल्व किया है कि स्क्रीन हमें 54 सेंटीमीटर पे रखनी है पोल से, मिरर से हमें कितनी दूर पे रखनी है स्क्रीन, 54 सेंटीमीटर पे. लेकिन नेगेटिव आने का मतलब क्या है, v का नेगेटिव आने का मतलब क्या है ये सीख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे और भी कुछ पूछा हुआ था. हमसे क्या पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि v निकालिए, इमेज का साइज निकालिए और नेचर बताइए. अब नेचर में ना 2 पार्ट्स होते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे नेचर में 2 पार्ट हैं, या तो रियल पार्ट है फिर इन्वर्टेड पार्ट है, या वर्चुअल पार्ट है फिर इरेक्ट पार्ट है. ये दोनों पार्ट के आंसर्स अलग तरीके से दिए जाते हैं. सिंस
v is in negative, since v is in negative, आप ऐसा लिखेंगे, since v is in negative, therefore image is real. जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखिए नेगेटिव है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज भी हो, v भी नेगेटिव है, अगर उसी साइड इमेज भी हो, तो मिरर की दुनिया में इसे रियल इमेज कहा जाता है, क्योंकि मिरर के सामने ही हम स्क्रीन रखेंगे. बट अगर लेंसेज की बात करेंगे तो ठीक इससे उल्टा होगा. मैं अभी लेंस की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा लेंसेज में ठीक उल्टा होगा. अगेन लास्ट वीडियो में जहां पर मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, वहां पर मैंने एक अंदाज़ा बताया था आपको कि साइन कन्वेंशन जो भी मैं करा रहा हूं वो सब कुछ सेम है लेंस में, वो सब कुछ सेम था लेंस में एक्सेप्ट वी के लिए. वी के लिए उल्टा होता था, बाकी सबके लिए सेम होता था लेंस के अंदर भी साइन कन्वेंशन. बट अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं. अगर जिस साइड यू है, यू कैसा है, नेगेटिव, अगर उसी साइड वी भी निकल आता है, वी भी कैसा निकल आया, नेगेटिव, दैट मीन्स इमेज क्या है, रियल. तो अभी आपको खाली एक हिस्सा पता चला है अपने नेचर का खाली कौन सा पार्ट पता चला है कि इमेज रियल होगी. अब वो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट, इसका डिसीजन लेगा इमेज का साइन. इसका डिसीजन कौन लेगा, इमेज का साइन. चलिए उस पर चलते. अगली चीज जो आपको निकालनी थी, साइज ऑफ एन इमेज. m इज इक्वल्स टू व्हाट, hi by ho इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u. इसको जरा पुट करते हैं. hi आपको पता नहीं है, निकालना है. ho आपको पता है बाय डिफॉल्ट 7 है, प्लस 7. ये हो गया एच आई ओ एच ओ. माइनस इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का पार्ट है. v को -54 पुट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा माइनस में निकला है आंसर, और u को -27 पुट करना क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है u. ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस, तीनों माइनस अलग है. पहला माइनस जो है ये वाला, ये फॉर्मूले का पार्ट है, फाइन. देन दूसरा माइनस ये वाला, ये हमारे आंसर का पार्ट है, और ये वाला माइनस डिफॉल्ट का पार्ट है. ठीक है, तीनों माइनस अलग हैं, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे को काट देंगे तो फिर भी एक माइनस बरकरार रहेगा आपके पास. और 2754 को काटता है कितने पे, 2 पे. कितने पे काटता है, 2 पे. तो hi अगर यहाँ अकेला रहे, hi यहाँ पर अकेला रहे, तो 7 उधर जाके 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -14, क्योंकि एक माइनस अभी भी था वहां पर बरकरार था. तो hi आया आपका -14. -14 का मतलब क्या है, इमेज जो है वो डबल है, दैट इज इमेज is double in size then object. Image is double in size then object. And since hi is negative, क्योंकि hi हमारा क्या आया है, नेगेटिव आया है, therefore हम बहुत easily state कर सकते हैं that image is इन्वर्टेड. वो डाउन साइड पड़ी हुई है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट अप साइड पड़ा हुआ है 7 और इमेज नेगेटिव आती है तो वो इमेज क्या पड़ी है, डाउन साइड, दैट इज इन्वर्टेड इमेज. तो दो पार्ट थे आपके, रियल एंड इन्वर्टेड. वो सॉल्व कैसे होते हैं आपने देख लिया. v का नेगेटिव होना उसको रियल बताता है, hi का नेगेटिव होना उसको इन्वर्टेड बताता है. v अगर गलती से पॉजिटिव आ जाता तो हम वर्चुअल लिखते, और hi गलती से पॉजिटिव आ जाता तो हम इरेक्ट लिखते. लेकिन हमें पता है कि अगर एक बार रियल हो गया तो इन्वर्टेड होना नेसेसिटी है, और एक बार वर्चुअल हो गया तो इरेक्ट होना नेसेसिटी होती है. फाइन. नाउ ये क्वेश्चन में बहुत डिटेल्ड में हमने डिस्कशन करी है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया और कौन कौन से साइन हमें क्या क्या बता रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे 5th क्वेश्चन है, लेकिन ऑलरेडी हमने करा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5th क्वेश्चन, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे. हम सीधा 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउ 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे. 6th क्वेश्चन कहता है concave mirror produced a real image 1 centimeter tall of an object 2.5 mm tall. Now there is an image size, and before that हम आगे बढ़े. अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि रियल होता है तो इन्वर्टेड होना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज जो उन्होंने प्रोड्यूस करी है 1 सेंटीमीटर टॉल, अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी, तो मुझे इसको -1 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड होने की वजह से. मैं इसको पॉजिटिव नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे को हिंट दे दिया रियल बोल के. और -1 सेंटीमीटर लिखूँ या -10 mm लिखूँ, बात क्या है, सेम, बिकॉज 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. अब ये मेरा mm में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, mm में कन्वर्ट करने का रीजन ये है क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm टॉल. एन ऑब्जेक्ट हमेशा ही बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है
क्योंकि ऑब्जेक्ट mm में दिया है इसलिए मैंने इमेज को भी किस में कन्वर्ट कर लिया, mm में। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है ये। नाउ इट स्टेट्स दैट इफ इट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -5 सेंटीमीटर, क्योंकि u बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर अगर रखा गया है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ एन इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर HI है, HO है, U है एंड V की डिस्कशन की है एंड F की डिस्कशन की है। तो सबसे पहले मैं V की डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। नाउ HI, HO, U एंड V, इसको एक फॉर्मूला जोड़ता है मैग्नीफिकेशन का, जो सिंपल फॉर्मूला है HI बाय HO, HI बाय HO माइनस V बाई U, माइनस V बाई U के इक्वल होता है। HI हमारा क्या है -10, HO हमारा क्या है 2.5, माइनस V मुझे पता नहीं है, माइनस फॉर्मूले का पार्ट है, V मुझे पता नहीं है, ये माइनस V के लिए नहीं है, ये माइनस फॉर्मूले का पार्ट है। एंड देन U जो है वो -5 है। नाउ ये माइनस एंड माइनस कट गए, ये माइनस अपने आप में यहाँ बरकरार है, ये 2.5 10 को काटेगा किस पे, 4 पे। तो V यहाँ पर अकेला अगर रहता है तो ये 5 जाएगा 4 के पास मल्टीप्लाई होने, तो आंसर आएगा -20। V इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। नाउ अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, शायद इस कंफ्यूजन को मैं यहाँ दूर कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज है mm में, U है सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट एंड इमेज है mm में, U है सेंटीमीटर में। तो आपको कैसे पता कि V जो है वो सेंटीमीटर में लिखना है या mm में? अब इसके लिए बड़े सिंपल सी चीज़ है कि मैग्निफिकेशन का जो यूनिट होता है वो होता है यूनिटलेस। वो क्या होता है? यूनिटलेस। क्योंकि सेम टाइप की यूनिट्स जो होती हैं वो एक दूसरे को डिवाइड कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि HI और HO mm में है, U सेंटीमीटर में है, क्योंकि HI एंड HO mm में होने के बाद एक दूसरे की यूनिट को यहाँ पर mm में होने के बाद एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर रही होंगी, ताकि उनको क्या लाना है, यूनिट लेंथ आंसर लाना है। तो राइट साइड में अगर नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर V को क्या होना पड़ेगा, नेट आंसर जो V का आएगा वो क्या होना पड़ेगा ताकि वो यूनिटलेस बने, दैट इज सेंटीमीटर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सेंटीमीटर होना पड़ेगा, ताकि वो भी क्या बन जाए, यूनिटलेस। इसलिए आपको समझ में आया, यहां पर मैंने कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, ये होता कि मैं इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देता, mm में कन्वर्ट नहीं करता, तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिर वो यूनिट कटती नहीं ना। नीचे mm होता है इधर और ऊपर सेंटीमीटर होता तो वो कटती नहीं, इसलिए मैंने इस सेंटीमीटर को भी किस में बदल दिया, mm में। ठीक है, ये आपके पास V का आंसर आ गया। अब आप F के लिए सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। सो F के लिए 1/V plus 1/U is equals to 1/F. So 1/F is equals to what? 1/V, that is -1/20, 1/U, that is -1/5. LCM is 20, -4, -1, -4, that is -5, that is -5/20. If 1/F is -5/20, then F will be equals to what? F will be 20/5 माइनस में। Now 5 काटेगा 20 को 4 पे, that is -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। अगेन आप ध्यान से देखेंगे ज़रा इस क्वेश्चन पे, आप थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फोकल लेंथ माइनस आने का मतलब क्या होता है? अगर फोकल लेंथ माइनस आ गया, सिंस focal length is negative, since focal length is negative, therefore it is concave mirror, it is concave mirror. Now before that, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पूछते कि ये कौन सा मिरर होगा जो ये काम कर रहा है, मैं तब भी आंसर कॉन्केव मिरर कह देता बड़ी आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ कॉन्केव मिरर के ये बस की है कि वो इमेज को मैग्नीफाई कर सके। मतलब ऑब्जेक्ट है आपके पास 2.5 mm का, लेकिन इमेज जो है वो 10 mm की आ गई, मतलब उससे 4 गुना बड़ी हो गई इमेज। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव के बस की है, ये कॉन्वेक्स के बस की ही नहीं है। ठीक है, कॉन्वेक्स कभी भी मैग्नीफाइड नहीं ला सकता, हमेशा कॉन्केव ही मैग्नीफाइड ला सकता है। कॉन्वेक्स के 2 ही केस हैं और दोनों के दोनों या तो डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाई एक भी केस नहीं है। नाउ दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मुझसे पहले ही पूछ लेते कि फोकल लेंथ सर अंदाजे से क्या होगा, अंदाजे से फोकल लेंथ का आंसर क्या होगा, तो मैं वो भी बता सकता था कि अंदाजे से फोकल लेंथ का आंसर 5 से कम ही होगा। अब 5 से कम होने का क्या रीजन है? क्योंकि मुझे रे डायग्राम बहुत अच्छे से आते हैं, तो मुझे पता है कि मैग्नीफाई
मैग्नीफाई अगर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को, और वो भी रियल तरीके से मैग्नीफाई करना है, किस तरीके से, रियल तरीके से, तो ऑब्जेक्ट के इमेज का आंसर रियल एंड इन्वर्टेड हो और मैग्नीफाइड हो। ये सिर्फ एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होता है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, दैट मींस प्रिंसिपल फोकस से ये बड़ा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये छोटा है। तो प्रिंसिपल फोकस से अगर ये बड़ा है तो फोकल लेंथ जो है वो 5 से कम आएगी। आप लॉजिक समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं ये बात कर रहा हूं कि इमेज ने मुझे शुरुआत में ही ये बता दिया कि मैं मैग्नीफाई हूं, इमेज ने मुझे शुरुआत में ही ये बता दिया कि मैं रियल हूं, तो मैं समझ गया कि ये रियल और मैग्नीफाई करने का बस की है कॉनकेव की। एंड प्लस कौन सा केस होता है जिसमें रियल और मैग्नीफाई होता है? फोर्थ केस, रे डायग्राम का फोर्थ केस, जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। इन चीजों से मैं पहले ही जज कर सकता था कि नेट आंसर जो फोकल लेंथ का निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर ये कर सकता है। मैं पहले ही जज कर सकता था कि नेट आंसर फोकल लेंथ का जो निकलेगा वो लेस देन 5 निकलेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट को फोकस और प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहने की जरूरत है ऐसा कुछ करने के लिए। फाइन, बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं, क्यूबीएडीज जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आपके ये क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते हैं अगर आपके पास रे डायग्राम की बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार चीज़ें आने के बाद भी हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारे गलत आते हैं। लेकिन अगर आपका रे डायग्राम बहुत अच्छा होगा तो आंसर निकालने से पहले ही, क्वेश्चन के शुरुआत में ही आप जज कर सकते हैं कि आंसर कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले से ही जज करके बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ये। A man holds a spherical shaving mirror. Next question, 7th question. A man holds spherical shaving mirror of radius of curvature 60 सेंटीमीटर, जिसका radius of curvature क्या है? 60 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ क्या है? -30 सेंटीमीटर। अब स्फेरिकल मिरर जो शेविंग मिरर होता है, ये आप यूजेस में जाके देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर एक्ट एज अ शेविंग मिरर, बिकॉज इसका भी बहुत सिंपल रेजोल्यूशन मेरे पास है। शेव जब हम करते हैं तो लाइक ऑफ कोर्स लेक्चर मेल एंड फीमेल दोनों देख रहे हैं, आई एम सॉरी, मेल्स जब शेव करते हैं अपने फेस को तो उनको बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है ताकि वो बहुत बारीकी सी चीज़ों को देख सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा बारीकी से चीज़ें नहीं देखी या तो रह जाएगी शेव, या फिर कुछ कट लगने के डर होते हैं, तो कट ना लगे और बारीकी से चीज़ें हो जाएं, इसके लिए उनको चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना होता है। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कॉनकेव के अलावा मैग्नीफाई कॉन्वेक्स कर ही नहीं सकता है। 3 टाइप के मिरर्स हमने करे हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज शो करता है, कॉनकेव डिमिनिश भी करता है, मैग्नीफाई भी करता है, लेकिन कॉन्वेक्स सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश करता है। कॉन्वेक्स सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? डिमिनिश। तो शेविंग मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज हो ही नहीं सकता है, कॉनकेव मिरर ही यूज होगा। और क्योंकि कॉनकेव मिरर यूज होगा इसलिए मैंने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को नेगेटिव पुट किया। फाइन, आगे देखते हैं। एंड holds that mirror at distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द नोज, दैट मीन्स नोज मिरर से 15 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यू को -15 सेंटीमीटर लिखा है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए कि यू की पोजीशन क्या है। यू की पोजीशन है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की पोजीशन क्या है? 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में पड़ा है। ऑब्जेक्ट किसके बीच में पड़ा है? मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसीजर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ ऑब्जेक्ट जो है आप कह रहे हैं बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में पड़ा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा V, वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये 6th केस है, एंड 6th केस जो है वो रियल, वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड का होता है। 6th केस जो है वो किसका होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट का होता है। सॉरी, 6th केस जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट का होता है, और वर्चुअल होने की वजह से V को पॉजिटिव आना ही होगा, और V क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो ये बिहाइंड द मिरर होगा, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। एंड साथ में इन्होंने मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अब मैं आपको मैग्निफिकेशन के बारे में भी बता दूं
क्योंकि इमेज इरेक्ट होगी। इमेज क्या होगी? इरेक्ट। इमेज इरेक्ट होने का मतलब क्या है? इमेज अपसाइड पड़ी है। इमेज कहां पड़ी है? अपसाइड। ऑब्जेक्ट तो बाय डिफॉल्ट ही अपसाइड होता है, इमेज भी अपसाइड आ गई, तो प्लस एंड प्लस, प्लस अपॉन प्लस, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव आ गया। ये सारी चीजें अभी मैंने सॉल्व नहीं करी, सिर्फ इनकी गिवन चीजों से मैंने चीजें एनालाइज कर ली, क्योंकि मेरा रे डायग्राम का नॉलेज ठीक है। आपका भी अगर रे डायग्राम का नॉलेज अच्छा होगा तो आप भी ये सब पहले से ही, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले से ही अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ भाई क्या होने वाला है, वी का आंसर कैसा आने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वी का आंसर ना कि सिर्फ पॉजिटिव आने वाला है, वी का आंसर ग्रेटर देन यू भी आने वाला है। मतलब वैल्यू जो है वी की वो यू से बड़ी होगी, क्योंकि ये मैग्नीफाइड केस है। ये कौन सा केस है? मैग्नीफाइड केस है। मैग्नीफाइड केस में वी का जो डिस्टेंस होता है वो यू के मुकाबले बड़ा होता है। तो ना कि सिर्फ पॉजिटिव आएगा, वैल्यू 15 से ऊपर भी आएगी। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। अब ये सारी जो चीजें मैंने बोली हैं वो सही निकलती हैं नहीं। सबसे पहले 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ 1/v इज इक्वल टू व्हाट? 1/f माइनस 1/u। 1/v ऐसे ही रहने देते हैं, 1/f पुट करते हैं, माइनस 1/30, माइनस 1/15 पुट करूंगा u को, तो ये प्लस हो जाएगा 1/30, क्योंकि पहले से ही माइनस अवेलेबल था। सॉरी 1/15 होगा ये, वन बाय 15 होगा, 1/30 माइनस में है, प्लस 1/15 है। एलसीएम जो होगा यहाँ पर वो 30 है, दैट इज माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 1/30. So 1/v is 1/30. Therefore v is equals to what? 30. v is equals to 30. Since v पॉजिटिव है, v क्या है? पॉजिटिव। इमेज क्या होगी? वर्चुअल। इमेज क्या होगी? वर्चुअल। क्लियर है? क्योंकि v पॉजिटिव आया। देखिए मैंने कहा था v पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव आया। मैंने कहा था v की वैल्यू u से बड़ी आएगी, v की वैल्यू u से बड़ी आई। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप, अंदाजा मैं पहले ही लगा चुका था। अब मैं श्योर हूं कि मेरा आंसर सही है। अगर गलती से नेगेटिव आता तो मैं अपनी कैलकुलेशन चेक करता, गलती से v की वैल्यू u से छोटी आती तो मैं अपनी कैलकुलेशन चेक करता, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले से ही एनालाइज कर ली थी वैसी ही दिख रही है मुझे, दैट मीन्स मेरा आंसर सही है। नाउ इन्होंने अगली चीज़ हमें बोली थी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, एक hi/ho भी होता है, लेकिन हमारे पास ना तो यहाँ hi है ना ही ho है क्वेश्चन के गिवन स्टेटमेंट में, इसलिए हमने क्या कर लिया? -v/u को यूज़ कर लिया, क्योंकि u पहले से ही था और v हमने अभी भी निकाला है। माइनस फॉर्मूले का पार्ट, देन v प्लस 30 ब्रैकेट में अपॉन u माइनस 15। माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, 15 ने 30 को काटा 2। मैंने कहा था मैग्नीफाइड इमेज आएगी, देखिए मैग्निफिकेशन का नंबर 2 आया है। मैंने कहा था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, देखिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, क्योंकि ये एक इरेक्ट इमेज है, क्योंकि ये क्या है? इरेक्ट इमेज है। फाइन। देखिए जिस तरीके से मैंने एनालाइज करी थी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही निकली हैं सॉल्यूशन में। तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी क्वेश्चन गिवन होता है सिर्फ महज 1 मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट लगेंगे। मुझे 10 सेकेंड्स लगते हैं, 5 सेकेंड्स लगते हैं, आपको मे भी 1 मिनट लग सकता है, बट येस अगर वो 1 मिनट आपने दे दिया एनालाइज करने में तो रे डायग्राम की हेल्प से आप पहले से ही आंसर्स को जज कर सकते हैं। फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चेक करना कि हमने किया हुआ क्वेश्चन जो किया है वो ठीक है या नहीं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है 3 पार्ट्स में, वेयर फर्स्ट पार्ट स्टेट्स an object is placed just outside the principal focus of a concave mirror. Just outside the principal focus means principal focus से उस तरफ जो मिरर की डायरेक्शन ना हो। मतलब प्रिंसिपल फोकस पे आप खड़े होके 2 डायरेक्शंस देख सकते हैं, एक मिरर की तरफ और एक मिरर से दूर। तो जस्ट आउटसाइड द प्रिंसिपल फोकस मतलब मिरर से दूर, प्रिंसिपल फोकस के जस्ट बाद बट मिरर से दूर। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड एंड डिस्क्राइब द साइज, पोजीशन एंड नेचर। सो बेसिकली हमसे 4th केस का रे डायग्राम बनवाना चाहता है। लेट्स सी, बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर। नाउ ये कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में आप देख रहे हैं इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और राइट साइड जो शेडेड रीजन है वो इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फाइन। देन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जस्ट आउटसाइड द प्रिंसिपल फोकस मीन्स दिस वन, प्रिंसिपल फोकस से लेफ्ट की तरफ, मिरर की तरफ नहीं, मिरर से दूर। नाउ ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका रे डायग्राम हमें बनाना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसा उसका साइज होगा, उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन, साइज एंड नेचर। फाइन, यही तीन हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं हर रे डायग्राम के, दैट वी नीड टू फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर। इसके लिए मुझे 2 रेज भेजनी होती हैं, वैसे इसके हेड से इन्फिनाइट रेज निकलती है, यू नो दैट, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 रेज चाहिए, क्योंकि जहाँ वो 2 रेज मिलेंगी वहीं पर वो इन्फिनाइट रेज भी मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक मैं पहली रे ले रहा हूँ पैरेलल, पैरेलल रे हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है, एंड दूसरी मैं ले रहा हूँ फोकस से, क्योंकि फोकस से आई हुई रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल पास करती है। सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपने देखा फोकस से पास करती है, एंड फोकस से जो पास करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। फाइन, नाउ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट कर रही हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर है, उसका हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये रहा हमारा इमेज। अगर हम इमेज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, सो इमेज के हमारे पास कंक्लूजन्स हैं, 3 कंक्लूजन, दैट इमेज is formed, image is formed, A part beyond center of curvature। सबसे पहले मेरी पोजीशन ऑफ एन इमेज क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ बी पार्ट, इमेज का नेचर कैसा है, क्योंकि इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो इमेज का नेचर रियल है, क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है, मतलब मैं वहाँ पर जहाँ पर वो मीट कर रही है वहाँ पर मैं स्क्रीन को रख सकता हूँ। एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट अप साइड है और इमेज डाउन साइड है, ऑब्जेक्ट अप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है और इमेज डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड भी है। एंड सी पार्ट, इमेज के साइज के बारे में वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी है, दैट मीन्स ये मैग्नीफाइड है, इसको मैग्नीफाइड भी कहते हैं और एनलार्ज्ड भी कहते हैं, जो भी वर्ड आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब होता है कि इमेज जो है वो बड़े साइज़ की है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हुआ है। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर, what changes are there in the position and size of the image? You know that मैंने बोला था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है मिरर के, वैसे वैसे इमेज दूर जाती जाती है और बड़ी होती जाती है। ये उससे रेसिप्रोकल बोल रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अब हम दूर करते जाएंगे, सो इमेज का क्या हाल होगा, तो इमेज पास आती जाएगी और छोटी होती जाएगी। इफ़ ऑब्जेक्ट is further moved away from the mirror, image will come closer to mirror and keep decreasing its size। Now अगर आप दूर ले जाते हैं तो एक बात बताइए, आप दूर ले जाते हो सकता है सी तक ले जाएं, लेट्स से आपने सी तक ले गए तो इमेज भी सी तक आ जाएगी। एंड अभी देखिए इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सी पे ले जाएंगे और इमेज भी सी पे आ जाएगी तब वो सेम साइज़ की हो जाएगी, मतलब अभी तो बड़ी है साइज़ में, तब वो सेम साइज़ की हो जाएगी। और दूर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो चला जाएगा बियॉन्ड सी, लेकिन इमेज आ जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि बियॉन्ड का आंसर बिटवीन से होता है और बिटवीन का आंसर बियॉन्ड से होता है। क्योंकि अभी बिटवीन सी एंड एफ है तो देखिए इमेज बियॉन्ड सी है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी चला जाएगा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगी और वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप दूर लेते गए तो पहले तो वो मैग्नीफाइड से कम होकर सेम साइज पे गई
और दूर ले जाएंगे तो वो सेम साइज से भी कम होकर डिमिनिश हो जाएगी, इसीलिए बोला इफ ऑब्जेक्ट इज फर्दर मूव्ड अवे, इफ ऑब्जेक्ट इज फर्दर मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, इमेज विल कम क्लोजर टू द मिरर एंड कीप डिक्रीजिंग इट्स साइज। फाइन, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि ऑब्जेक्ट को अगर पास लाते जाओगे तो इमेज दूर जाती जाएगी एंड बड़ी होती जाएगी, उससे उल्टा क्या होगा, ऑब्जेक्ट को अगर दूर ले जाते जाओगे तो इमेज पास आती जाएगी और छोटी होती जाएगी। फाइन, इसी क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड इट्स इमेज इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, इमेज है 16 माइनस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज। नाउ फोकल लेंथ के लिए हम लोग सिंपली मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पहले, दैट 1/f इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/v प्लस 1/u विच इज -1/16 minus 1/24 and that is LCM will be 48 minus 3 minus 2 minus 5/48. If 1/f is minus 5/48 तो f will be minus 48/5, minus 48/5. So which will be somewhere about minus 9.6. फाइन, नाउ मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली एक फॉर्मूला यूज करना है, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -v/u वेयर minus is the sign of formula, v is -16 and -24 is object. So this minus cancel out each other, which is 4/6, which is minus 0.66 and so on bar. You can also write minus 0.67 in approx. दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन था जिसने हमसे बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 24 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के, एंड इमेज जो है उसका वो 16 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, एंड फोकल लेंथ पूछी थी हमसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था। सॉरी मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना भूल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विच इज़ ट्वाइस एफ, दैट इज़ माइनस 19.2 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, सेंटीमीटर, एंड मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि वो यूनिट लेस होता है। ये क्वेश्चन था सी पार्ट 8th क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, between which two points of concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of A part -3। सो पहले -3 की बात कर लेते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन -3 है दैट मीन्स ये रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड क्योंकि ये 3 नंबर जो है वो मैग्नीफाइड का नंबर होता है तो ये मैग्नीफाइड भी है। एंड मैग्नीफाइड केस कॉन्केव मिरर का, रियल एंड इन्वर्टेड केस, रियल मैग्नीफाइड केस सिर्फ एक ही है, केस नंबर 4, दैट इज ऑब्जेक्ट should be placed between principal, focus and center of curvature, फाइन। इसी तरीके से बी पार्ट देखते हैं जब मैग्निफिकेशन +2.5 है। देखिए अगर मैग्निफिकेशन का नंबर नेगेटिव था तो मैंने रियल बोला, अब पॉजिटिव है तो मैं वर्चुअल बोलूँगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड क्योंकि अभी भी नंबर जो है वो 2.5 जैसा नंबर है मतलब मैग्नीफाइड है, 1 से ऊपर कोई भी नंबर, 1 से ऊपर कोई भी मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैग्नीफाइड होता है, तो ये वर्चुअल मैग्नीफाइड है।
एंड ऐसा एक ही केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस between pole and principal focus. Object should be placed between pole and principal focus. C part -0.4, क्योंकि ये माइनस नंबर है, नेगेटिव है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा. जैसे पॉजिटिव वर्चुअल है, नेगेटिव ऊपर रियल था, वैसे फिर दोबारा नेगेटिव क्या होगा यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन कैसा, डिमिनिश्ड, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है ये, तो ये साइज ऑफ इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, छोटी होगी साइज इमेज की ऑब्जेक्ट के मुकाबले. देयरफॉर ऐसा एक केस होता है, सेकंड केस, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सारी नॉलेज बहुत सिंपल है, मैं आपको फिर दोबारा एक बार याद दिला दूं. ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशंस थे. सबसे दूर, ये जो अब मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ये वो पार्ट है जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है. सबसे पहली पोजीशन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था. ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो रियल एंड इन्वर्टेड था एंड हाईली डिमिनिश्ड था. क्या था, हाईली डिमिनिश्ड. सेकंड, जब वो थोड़ा पास आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आया, तब भी वो रियल इन्वर्टेड ही था, बट इस बारी उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया. जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज दूर जाती है और थोड़ी बड़ी होती है. हाईली डिमिनिश्ड से थोड़ी बड़ी क्या होती है, डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी से छोटी साइज. देन थर्ड क्या था उसका, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जब आया तब भी वो रियल इन्वर्टेड था, बट इस समय सेम साइज का हो चुका था, थोड़ा और बड़ा. पहले छोटा था तो थोड़ा और बड़ा हुआ तो सेम साइज का हो गया. फाइन. देन फोर्थ पोजीशन क्या था उसका, बिटवीन सी एन एफ. क्या था, बिटवीन सी एन एफ, तब भी रियल एंड इन्वर्टेड था, लेकिन इस बार ही थोड़ा और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, एनलार्ज्ड हुआ. क्या हुआ, एनलार्ज्ड. फिर और थोड़ा पास आया ऑब्जेक्ट, मतलब एट फोकस आया. कहाँ आया, एट फोकस, तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है. और जैसे पहले हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत छोटे से फिर छोटे पे बड़ा, फिर सेम साइज हुआ, फिर बड़ा हुआ, अब बहुत बड़ा, दैट इज हाईली एनलार्ज. ये 5 केसेस बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, आप देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है इमेज बड़ी होती जा रही है. हाईली डिमिनिश्ड से डिमिनिश्ड से सेम साइज से एनलार्ज से हाईली एनलार्ज. 6 केस कंप्लीटली डिफरेंट केस है. जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एन एफ है, तो भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बट सॉरी सो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एन एफ है बिल्कुल अलग है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बट मैग्नीफाइड होगा. बट क्या होगा, मैग्नीफाइड. वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ एक ही बारी देता है कॉनकेव, वो भी बिटवीन पी एन एफ पे, और वो मैग्नीफाइड देता है. वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा देता है कॉन्वेक्स. ये अलग बात है, बिल्कुल डिफरेंट बात है यहाँ से. वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा देता है कॉन्वेक्स, बट वो अपने वर्चुअल को हमेशा डिमिनिश या हाईली डिमिनिश रखता है, कभी भी मैग्नीफाई नहीं कर सकता है. तो वर्चुअल होना और मैग्नीफाई होना, ये दो बातें एक साथ सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में दिखती है. मिरर के दुनिया में, लेंस की दुनिया है तो ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस में दिखेगी, बट अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन पे अभी तक हम नहीं गए हैं. तो मिरर की दुनिया में वर्चुअल और मैग्नीफाइड होना सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के बस की है. फाइन. नाउ ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो दोबारा मैंने आपको दे दी. आप चाहेंगे तो इसके साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी देख सकते हैं. इन्फिनिटी पे तो फोकस पे होगा इमेज, बियॉन्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो बिटवीन सी एन एफ होगा इमेज, एट सी है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी एट सी होगा, बिटवीन सी एन एफ है अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज बियॉन्ड सी होगा, एट फोकस है अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज एट इन्फिनिटी होगा, बिटवीन पी एन एफ है अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल इमेज है क्योंकि. फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमसे डिमांड कर रहा है दैट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर.
तो फोकल लेंथ हमारा -10 सेंटीमीटर हुआ क्योंकि ये कॉन्केव मिरर की बात करें हमारी. शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that real image is formed 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. सो यहाँ पर दो केस हैं. फर्स्ट केस रियल इमेज, तो v क्या होगा रियल के लिए -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एंड वर्चुअल केस ऑफ 20 सेंटीमीटर. सो ये +20 सेंटीमीटर होगा. दोनों में फोकल लेंथ सेम है, मुझे ऑब्जेक्ट निकालना है. इसमें भी u निकालना है, इसमें भी ये 1 है, ये 2 है, तो मुझे u1 निकालना है और इधर मुझे u2 निकालना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो, फर्स्ट पार्ट तो इसका बहुत इजी है. अगर मैं चाहूँ तो बिना कैलकुलेशन के 2 सेकंड में कर दूँ, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर हमारे पास -10 सेंटीमीटर है. एंड फोकल लेंथ अगर -10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 है, दैट मीन्स इमेज अगर एट सी बन रही है, -20 मतलब इमेज अगर एट सी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट भी एट सी होगा. ऑब्जेक्ट एट सी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट एट सी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट भी 20 पे पड़ा है, तभी इमेज भी 20 पे आई है. फाइन, ये तो तुरंत हो गया क्वेश्चन बिना सॉल्व किए, बट स्टिल हमें सॉल्यूशन दिखाना बहुत ज़रूरी है. एंड यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ इस कदर है कि इमेज 20 सेंटीमीटर वर्चुअल बन रहा है. तो वर्चुअल सिर्फ एक केस होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था हमने, सिर्फ और सिर्फ एक केस है वर्चुअल का, दैट इज जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पी एंड एफ ओ, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पी एंड एफ ओ मतलब पोल एंड फोकस के बीच में हो. दैट मीन्स इसका आंसर डेफिनेटली 0 to 10 के बीच में आने वाला है. कहाँ आने वाला है? 0 to 10 के बीच में, वो भी नेगेटिव में. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने अंदाजे से लेट कर लिया, दैट 0 to 10 के बीच में आएगा. तो दोनों के लिए जो जो मैंने कंक्लूजन दिया, अब मेरा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जो है वो मुझे पूरा सॉल्व करके दिखाएगा कि वो मेरा अंदाज़ा सही है या नहीं. सो 1/v1 + 1/u1 इज इक्वल टू 1/f. f के नीचे मैं 1 नहीं रखूँगा क्योंकि वो दोनों ही केसेस के लिए सेम है. दोनों ही केसेस में 1 रखने का मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज के लिए है. f दोनों में सेम है, इसलिए उसके नीचे 1 और 2 नहीं रखूँगा. सो 1/u1 इज इक्वल टू 1/f - 1/v1. 1/f is -1/10 and -1/v1 means +1/20. सो हमारे पास एलसीएम कितना आया? 20, that is -2, that is +1. Answer is -1/20. So if 1/u1 is -1/20, therefore u1 is what? -20. u1 -20 मैंने कहा था क्योंकि इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ऑब्जेक्ट को भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा -20. और इसके लिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को 0 to 10 के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल का एक ही केस होता है पोल एंड फोकस के बीच में. लेट्स सी आता है या नहीं. 1/v2 + 1/u2 इज इक्वल टू 1/f. सो 1/u2 इज इक्वल टू 1/f - 1/v2. सो 1/f मीन्स -1/10 -1/20. LCM is 20. Here it's -2. Here it is -1. Then -3/20. If 1/u2 is -3/20, then u2 will be -20/3, which is -6.67. -6.67, which is in between 0 to 10, which is in between 0 to 10. फाइन. सो पहले से ही लेट करने का ये हमारे पास रिजल्ट है कि हम आंसर गारंटेड पता लगा सकते हैं कि कैसा आएगा. नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 देयर इज क्वेश्चन नंबर 11, बट वी हैव ऑलरेडी डिड दैट क्वेश्चन इन लास्ट क्लास, सो आई एम स्किपिंग दैट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 it states that a mirror forms an image which is 30 centimeter from an object, which is 30 centimeter from an object, and twice its height, and twice its height. So in this case, let's make a FBD, free body diagram, according to ray diagram knowledge. Twice its height, that means magnified image, real magnified image, is formed when object is in between center of curvature and focus, and image is beyond center of curvature. Now distance between object and image is 30. Distance between object and image is 30.
So if this is object u and image is 30 beyond u, then v will be 30 plus u. V will be 30 plus u. And also you know that from magnification that it is minus 2. So you can state that v is equals to 2u. V is equals to 2u from the formula minus v by u is equals to m. From the formula minus v by u is equals to m, you can state that v is equals to 2u. Now putting that v is equals to 2u in first part, 2u is equals to 30 plus u. So u माइनस होगा इधर आके, u is equals to 30 and by default इसको नेगेटिव होना होता है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव 30 लिख दिया. अगर v माइनस 30 है, सॉरी u अगर माइनस 30 है, देन v क्या होगा हमारा माइनस 60. v क्या होगा माइनस 60. So where must be mirror be situated? That is 30 centimeter from the object. ए पार्ट का आंसर क्या है? 30 सेंटीमीटर from the object. Now बी पार्ट का आंसर उन्होंने पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसके लिए हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा. मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u. 1/v होता है हमारा माइनस 1/60, 1/u है हमारा माइनस 1/30. सो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा या -2 आएगा या -3/60 आ जाएगा. नाउ 1/f इज -3/60 और f इज इक्वल्स टू -20. रेसिप्रोकल होगा इसका, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -20. f -20 है तो r कितना होगा 2f, दैट इज -40, दैट इज -40. एंड सी पार्ट इनका था दैट इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉन्केव. डेफिनेटली कॉन्केव. दो रीज़न. सबसे पहला और सबसे बेसिक रीज़न, इन्होंने बोला ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, तो इमेज अगर ट्वाइस हाइट का है मतलब मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड सिर्फ कॉन्केव के बस की है, कॉन्वेक्स कर ही नहीं सकता है. एंड दूसरा रीज़न फोकल लेंथ नेगेटिव निकल रहा है हमारे आंसर में, इसलिए ये कॉन्केव ही है. फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 12 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. Which mirror has wider field of view? Which mirror has wider field of view? Convex. Convex mirror has wider field of view. आप शेप से अंदाज़ा लगा सकते हैं. देखिए ये होता है कॉन्केव, ये होता है प्लेन एंड ये होता है कॉन्वेक्स. ये प्लेन, ये कॉन्केव. सो अब अगर कॉन्केव को देखेंगे आप, तो कॉन्केव का सबसे कम व्यू है क्योंकि ये बहुत ही कन्वर्ज होता है अंदर ही अंदर, तो यहाँ से आने वाली रे को ये नहीं डील ज़्यादा करेगा, यहाँ से आने वाली रे को ये डील कर लेगा, लेकिन यहाँ से आने वाली रे को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा ये डील, लेकिन ये यहाँ से आने वाली रे को भी डील कर सकता है. आप लॉजिक समझ रहे हैं? ये यहाँ से वाली रे को डील कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, ये डील कर पा रहा था लेकिन ऐसे वाले को नहीं डील कर पा रहा था, और ये ऐसे वाले को भी डील कर पा रहा है. दैट मीन्स इसका सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू है. कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रेस से डील कर सकता है कॉन्वेक्स मिरर. 14th क्वेश्चन. नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज. इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड वर्ड आते ही आप कॉन्केव बोलेंगे, तो इसके ए पार्ट का आंसर क्या है? कॉन्केव मिरर, क्योंकि सिर्फ एनलार्ज कॉन्केव मिरर ही करता है तीनों टाइप के मिरर में से. एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज. इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज करने का जो क्रेडिट है वो कॉन्वेक्स के पास जाता है, क्योंकि ये कभी भी एनलार्ज नहीं कर सकता और ये हमेशा इरेक्ट देता है. हमेशा इरेक्ट देने वाला और कभी एनलार्ज ना करने वाला, मतलब हमेशा डिमिनिश करने वाला, इन अदर वर्ड्स वो कौन है? कॉन्वेक्स है. क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं. The shiny outer surface of a hollow sphere, the shiny outer surface of a hollow sphere of aluminium radius 50 centimeter. As it says shiny outer surface, outer मतलब away from center of curvature, तो ये convex बनेगा बाद में जाके, इसीलिए मैंने इसको +50 लिखा है. बट अगर ये shiny inner surface क्या था, मतलब towards the center of curvature जो surface shiny होती है, वो अगर ये बोलता तो मैं -50 पुट करता, क्योंकि वो कॉन्केव बनता है आगे जाके. आप याद रखिएगा, होलो स्फेयर जो बाहर से शाइनी है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कॉन्वेक्स बनता है, और जो अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कॉन्केव बनता है. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है क्योंकि ये आउटर से शाइनी है. इस टू यूज़ एज अ मिरर. ए पार्ट इसका कह रहा है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है तो फोकल लेंथ डेफिनेटली 25 सेंटीमीटर होगी.
व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? ऑफ कोर्स हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर. बी पार्ट कह रहा है हमसे विच टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विल इट प्रोवाइड? कॉन्वेक्स, क्योंकि बाहर से शाइनी सरफेस है और मैंने तभी पॉजिटिव पुट करा है दोनों को. स्टेट वेदर दिस स्फेरिकल मिरर विल डाइवर्ज और कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट. सो इट विल डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट. ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट. फाइन. क्वेश्चन नंबर 16th. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्केव मिरर एंड विच ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? ये क्वेश्चन आई गेस इनकम्प्लीट है, बट अगर इसको कंप्लीट करना हो तो मैं बताता हूँ ये कैसा होगा. ये ज़रूर आपसे कुछ टाइप ऑफ इमेजेस देगा. मैं इस क्वेश्चन को जनरली ऐसे ही जज कर रहा हूँ कि ये कैसा होगा क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट है. ये कह रहा होगा कि एक ऐसी इमेज जो कि वर्चुअल मैग्नीफाइड दे, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो आप आंसर दे देंगे कॉनकेव. फिर बोलेगा वर्चुअल डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, तो आप आंसर दे देंगे कॉन्वेक्स. एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर प्लेन मिरर को बताना चाहता हो तो ये कभी कभार वर्चुअल एंड सेम साइज़ भी बोल सकता है. तो वर्चुअल एंड सेम साइज़ क्या होती है? प्लेन मिरर. फाइन. ये थर्ड ऑप्शन इसमें था नहीं क्वेश्चन में, वो मैंने यूं ही जोड़ दिया. ये ऐसे करके भी पूछ सकता है आपके साथ कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात. ये मैग्नीफिकेशन के थ्रू भी पूछ सकता है कि मैग्नीफिकेशन +4 है तो कौन है, तो कॉनकेव होगा. या मैग्नीफिकेशन जो है वो +0.5 है तो कौन होगा? कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि वर्चुअल डिमिनिश्ड कॉन्वेक्स होता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड कॉनकेव होता है. ये मैग्नीफिकेशन के थ्रू भी पूछ सकता है. या मैग्नीफिकेशन -0.2 है तो भी कॉनकेव होगा, क्योंकि यहाँ डिमिनिश्ड तो है बट रियल डिमिनिश्ड है तो इसलिए कॉनकेव होगा. ये ऐसे करके भी पूछ सकता था. तो ये क्वेश्चन नंबर 16 इनकम्प्लीट है आपके सामने में, बट मैं जस्ट एक प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ कि अगर इसने पूछा होगा कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे के पूछ रहा होगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17th. सो क्वेश्चन नंबर 17th हमसे कह रहा है दैट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग इट? इसका जो बेसिक आंसर है वो आपके पेज नंबर 80 पे है असाइनमेंट के. बट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप सिर्फ अपने आप को देखेंगे. और मैंने वैसे भी पिछली वीडियो में भी पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करा है लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखेंगे तो आपको अपनी इमेज सेम साइज़ की दिखाई देगी. अगर आप थोड़ा क्लोज जाके कॉनकेव मिरर में देखेंगे तो आपको अपनी इमेज मैग्नीफाइड दिखाई देगी. और अगर आप उसको इमेज को क्लोज जाके देखेंगे और वो डिमिनिश्ड दिखेगी तो वो डेफिनेटली कॉन्वेक्स होगा. सेम साइज प्लेन, डिमिनिश्ड कॉन्वेक्स एंड मैग्नीफाइड कॉनकेव. फाइन. विदाउट टचिंग. विद टचिंग तो ऑफकोर्स जो प्लेन होगा वो प्लेन है, जो बल्जिंग आउटवर्ड्स होगा वो कॉन्वेक्स है, और जो बल्जिंग इनवर्ड्स होगा वो कॉनकेव है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 18th. If a driver has one convex and one plane mirror view, how would the images in each mirror will appear? प्लेन मिरर में कैसी दिखाई देंगी? सेम साइज. कैसी दिखाई देंगी? सेम साइज एंड इक्वी डिस्टेंट. इसमें कैसी दिखाई देंगी? ये किसके लिए बोला मैंने? प्लेन मिरर के लिए. किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए. अगर बात करूँ मैं कॉन्वेक्स की तो वो दिखाई देगा diminished and appears closer than it is. So ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है उससे ज़्यादा करीब दिखाई देता है आपको कॉन्वेक्स में. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19th हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में. जैसे कि मैंने कहा था 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे. क्वेश्चन नंबर 19 उनमें से लास्ट था, तो मैं सीधा इसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 20 के पास जा रहा हूँ. डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर. डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 20 सेंटीमीटर. फाइन. फॉर्म्स एन इमेज विच इज़ हाफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स मैग्नीफिकेशन जो है वो हाफ है, +1/2. वाई +1/2?
क्योंकि ये वर्चुअल डिमिनिश्ड है, वर्चुअल डिमिनिश्ड, वर्चुअल होने की वजह से ये प्लस है। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, इसके लिए पहले मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का, जिससे वी और यू का रिलेशन निकलेगा। सो माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू हाफ, देयरफॉर v is equals to, therefore v is equals to minus u by 2, minus u by 2. Now 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. 1 by v is minus 2 by u, reciprocal of u by 2. 1 by u will remain same, and 1 by f is 1 by 20. LCM will be u minus 2 plus 1 is equals to 1 by 20. That is u is equals to minus 20. u is equals to minus 20. नाउ ये कंफ्यूज ना हो जाए कि फोकल लेंथ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्योंकि माइनस 20 का मतलब होता है लेफ्ट साइड एंड फोकल लेंथ है राइट साइड, तो ये फोकल लेंथ पे नहीं पड़ा है। माइनस 20 ऑब्जेक्ट जब भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाता है तो उसका एफ और आर से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि एफ और आर कंप्लीटली दूसरी साइड होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उससे, ठीक है। देन वी इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस यू बाई 2, that is minus of minus 20 by 2. This minus minus will be cancel out, 20 2 से cancel out होके 10 आएगा, therefore v is equals to what, 10 centimeter. So it is between pole and focus, it is between pole and focus, क्योंकि v पॉजिटिव आ रहा है एंड फोकस भी पॉजिटिव है, therefore इमेज डेफिनेटली उस साइड है जहाँ पर फोकस है, तो इसीलिए मैंने बोला between pole and focus. फाइन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशन है जो उन्होंने हमें उससे डिमांड करी थी क्वेश्चन नंबर 20th में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 स्टेट करता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ rear व्यू मिरर इन अ मूविंग कार इज 2 मीटर। सो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर तो फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर। फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर पॉजिटिव में। एंड देयर इज अ कार coming from behind at a distance of 3.5 meter, therefore object is at minus 3.5 meter. u by default नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स की दुनिया हो चाहे कॉन्केव की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, u by default नेगेटिव होता है। कैलकुलेट द पोजीशन, साइज ऑफ एन इमेज एंड व्हाट नेचर विल इट पोजेस। नाउ सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट पोजीशन, तो v निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज़ करना होगा 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f। 1 by v मुझे निकालना है, ये माइनस 1 by 3.5 है एंड ये प्लस 1 by 1 है। सो 1 by 1 के पास ऐड होने गया 1 by 3.5, 1 by v अकेला रह गया यहाँ पर। एलसीएम कितना आएगा 3.5, यहाँ आएगा कितना 3.5 प्लस 1, दैट इज 4.5 अपॉन 3.5। सो इफ 1 by v इज दिस, देयरफॉर v इज इक्वल टू व्हाट, 3.5 अपॉन 4.5 विच इज 7 अपॉन 9, विच इज 7 अपॉन 9। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन, क्योंकि पोजीशन हमारी पॉजिटिव आई, बिकॉज v इज पॉजिटिव, बिकॉज v इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज वर्चुअल इमेज, इट इज वर्चुअल इमेज। वी कांट ऑब्टेन दिस इमेज ओवर द स्क्रीन। v अगर पॉजिटिव होता है तो स्क्रीन पे नहीं मिल सकता है, v अगर नेगेटिव होता है तो स्क्रीन पे मिलता है। मिरर की दुनिया में, लेंस की दुनिया में उल्टा होता है। फाइन, नाउ सेकेंड पार्ट हमारे पास है इमेज का रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज, क्यों इसने रिलेटिव साइज पूछा, क्योंकि यहाँ पर इसने कहीं पर भी दूर दूर तक ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इमेज का भी साइज एग्जैक्ट निकालना मुमकिन नहीं है, बट रिलेटिवली हम पता लगा सकते हैं बाय द फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। एच आई वी डोंट नो, एच ओ वी डोंट नो, बट फॉर दिस राइट साइड माइनस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। देन v को हम लिखेंगे 7/9, इनटू में u को हम लिखेंगे माइनस 3.5। ये 7/9 v का पार्ट है, माइनस 3.5 u का पार्ट है, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का पार्ट है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.5 7 को काटता है 2 पे, सो इट विल बी 2/9। एंड फ्रॉम दिस साइड hi will remain here and ho will come here, so 2/9 times of ho means somewhere about 0.23 of ho. So hi, height of image is 0.23 times of object.
height of image is 0.23 times of object. Because hi is positive, therefore image is erect. So हमारे इस क्वेश्चन के एंड पार्ट में हमसे पूछा था दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन इमेज. सो नेचर ऑफ एन इमेज is virtual and erect. वर्चुअल वाला आंसर v के साइन को देख के आता है, वर्चुअल वाला आंसर v के साइन को देख के आता है, एंड इरेक्ट या इन्वर्टेड जैसा आंसर hi के साइन को देख के आता है. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 22nd, which is last question of this QBAD and of course of this topic, which is reflection of light. Now with this question number 22nd, reflection of light is over. Now question number 22nd states, the very first part states that draw a diagram to represent convex mirror. On the diagram mark principal axis, principal focus and center of curvature. If its focal length of a convex mirror is 3 centimeter, then find the center of curvature. I guess that's what it demands. So इसका A part बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है कि आप एक कॉन्वेक्स मिरर बना दे, कॉन्वेक्स मिरर, उसके ऊपर आप प्रिंसिपल फोकस जैसी टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस जैसी टर्म और पोल जैसी टर्म मेंशन कर दें सिंपली हियर. एंड फोकल लेंथ उन्होंने बोला है कि इसका है 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उससे डबल होगा 6 सेंटीमीटर. सिंपल. सो एफ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. सिंपल. ए पार्ट बहुत सिंपल था. बी पार्ट देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. सो ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 1 सेंटीमीटर, बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होगा. प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. 30 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होता है. ना इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज़ अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव होगा 20 सेंटीमीटर. फाइंड द साइज पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय दिस कॉन्वेक्स मिरर. तो साइज एंड पोजीशन निकालना है मुझे, एक वी निकालना है मुझे, एंड एक मुझे एच आई निकालना है. फाइन. सो सबसे पहले v के बारे में बात करते हैं. सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. अब हमारे पास 1/v निकालने के लिए 1/f माइनस 1/u करना पड़ेगा. 1/f है 1/20, माइनस 1/-30 इज प्लस 1/30. सो एलसीएम है हमारे पास 60. दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1/v. नाउ v इज इक्वल्स टू व्हाट 60/5 विच इज़ 12 सेंटीमीटर. पोजीशन निकाल दी हमने, एंड हमसे एच आई मांगा था, साइज ऑफ इमेज मांगा था, विच इज़ HI/HO इज इक्वल्स टू माइनस v/u. HI/HO इज 1, माइनस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, एंड v इज प्लस 12 अपॉन u इज माइनस 30 by default. Minus cancel out each other, therefore it is 4/10, that is 0.4. so hi will be 0.4 centimeter. Fine. This is the size of an image. Now इस क्वेश्चन के साथ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म होता है टॉपिक. नेक्स्ट क्लास सैटरडे की थोड़ी सी अलग है देन नॉर्मल क्लास. वैसे जनरली हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म होने के बाद अगर यही नॉर्मल क्लासेस चल रही होती जो फिजिकल क्लासेस चलती हैं जनरली, तो आज ये टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ हम अगली क्लास में रिफ्रैक्शन चालू कर देते. बट क्योंकि ये वीडियो क्लास है तो आई गेस आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी. तो नेक्स्ट क्लास कम्प्लीटली मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स के लिए रखता हूँ. नेक्स्ट कंप्लीट क्लास में डाउट्स सॉल्व करूँगा, और उसके लिए आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट सैटरडे से पहले एक बारी फिर दोबारा सारे QBAD, सारे थ्योरी, सारे रे डायग्राम्स, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जितना भी है सबसे गो थ्रू करना होगा, ताकि नेक्स्ट सैटरडे तक आप मुझे अपडेट करें व्हाट्सएप पे ग्रुप में कि क्या क्या डाउट्स हैं आपके. जब एक बच्चा कोई अपने डाउट्स अपडेट करेगा कि मेरे ये डाउट्स हैं, तो दूसरा बच्चा उसमें देख ले कि उसके भी डाउट्स हैं. अगर हैं कॉमन है तो वो दोबारा ना लिखे उन डाउट्स को, और जो उसके अलग डाउट्स हैं उससे हटके वो उन्हें लिखे.
फिर तीसरा बच्चा उन दोनों के डाउट्स देखे और देखे कि अगर उसके डाउट्स ऑलरेडी उनके लिखे हुए डाउट्स में कवर हो रहे हैं तो वो ना लिखे, वो अपने अलग हट के डाउट लिखे। तो ऐसे करके हमारे पास पूरी क्लास के डाउट्स आ जाएंगे और मैं पूरी वीडियो ही बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उन डाउट्स पे। अगर डाउट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वीडियो एक से हट के 2 बन जाएंगी, और अगर डाउट्स कम होंगे तो वीडियो एक ही बनेगी। बट येस, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ यही काम होगा हमारा। नेक्स्ट वीक नया टॉपिक शुरू होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस वीक हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे आप नेक्स्ट सैटरडे आपका टेस्ट है। नेक्स्ट सैटरडे आई गेस डेट है 4th of April इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4th of April को, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वालिटी एनालिसिस है 25 मार्क्स का, जो कि आप घर बैठ के देंगे, क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब लास्ट नाइट एट 8 PM हम सबके प्रिय मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइव आके मीडिया के थ्रू पूरे देश को एड्रेस किया था, जिसमें एड्रेसिंग में उन्होंने कहा कि टिल 14th of April पूरा देश, पूरा कंट्री लॉकडाउन है। सो आई गेस टिल 14th of April तक ऐसे ही चलने वाला है। एंड टिल 14th of April तक हम करने क्या वाले हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। टिल 14th of April तक हम लोग साइंस में लाइट चैप्टर, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों को ख़त्म कर चुके होंगे। एंड मैथ्स में हम लोग रियल नंबर तो ख़त्म कर ही लेंगे इस वीक, पॉलिनॉमियल्स भी ख़त्म कर लेंगे टिल 14th of April। तो टिल 14th of April तक हम जब ये सब कर रहे होंगे तो इसके बीच में 2 टेस्ट आने हैं, एक मैथ्स का एक साइंस का। वो अब आपको घर बैठ के देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के सामने विदाउट एनी चीटिंग। वो आप अपडेट करेंगे, चेक होके मिल जाएगा आपको उसके बाद विद इन अ वीक और 2। देन उसके बाद वाला टेस्ट जो होगा वो शायद हम, आई होप कोरोना से हम उभर जाएं और हम लाइव अपने सामने ले सकें क्लास के अंदर। लेकिन अगर नहीं ले सके तो वो भी हमारा घर बैठे ही होगा। दैट विल बी 2 weeks later than 2nd April and 4th April, which will consist I guess refraction topic and polynomial. Fine. So let's see. तो इसीलिए मैंने आपकी नेक्स्ट पूरी क्लास जो है वो डिवोट कर दी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डाउट्स पे, और वो डाउट्स आपको अपडेट करने हैं नेक्स्ट सैटरडे से पहले, मतलब फ्राइडे नाइट 11:59 PM तक, because as soon as it will be 0-100 hours, that is 12 AM, it will count as Saturday. So उससे पहले तक आपको करने अपने सारे डाउट्स कवर, ताकि मैं सैटरडे को जो वीडियो बनाऊँ उसमें मैं डाउट्स ले पाऊँ। अगर आप सैटरडे को अपडेट करेंगे तो वो वीडियो फिर लेट बनेगी, संडे को पहुँचेगी आपके पास। तो इसलिए कोशिश करिएगा टिल फ्राइडे नाइट तक मुझे अपने सारे डाउट्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हैं वो आप अपडेट करें। आपका जैसा भी डाउट है वो ग्रुप पे अपडेट करें, और उस डाउट्स को पढ़ के दूसरा बच्चा डिसाइड करे कि उसके कुछ अलग हट के डाउट्स हैं तो वो लिखे, नहीं तो वो उसी में उसके कवर हो जाएंगे वीडियो में। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।